Hello and welcome to my English lab. As you can see, we are here with our figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बहुत बार जिक्र किया है. जब भी मैंने पोइट्री पढ़ाई है तो मैंने आपको बोला है कि फिगर्स ऑफ स्पीच प्लीज आप जरूर लर्न कर लीजिए. आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो उसमें एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस और द पोएटिक डिवाइस और द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स. तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं. आपको मालूम है कि फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं. आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, उसी को हम इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं. लेट्स सी. फिगर्स ऑफ स्पीच, जिनको हम अलंकार भी कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इज अ स्पेशल वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू मेक अ लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग, एक्सप्रेसिव एंड इमेजिनेटिव. आपको पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच के क्या मायने हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. हमारी इंग्लिश जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए हम इन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव करने के लिए, बहुत एक्सप्रेसिव करने के लिए अपनी लैंग्वेज को, उसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच. Instead of saying things in a plain way, we use figures of speech to create a clear picture or strong feeling in the reader's mind. जो भी कुछ पढ़ रहा है उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाने के लिए और ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में दिखाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैम ये कितने होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे. तो फिगर्स ऑफ स्पीच की कोई एक पर्टिकुलर गिनती नहीं है, ठीक है ना. कोई कहता है 20 है, कोई कहता है 25 है, कोई कहता है 100 है. बट अगर हम लिटरेचर में देखें तो दे आर मोर देन 100. और मोर देन 100 तो हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, हमारे सिलेबस में इतने नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिगर्स ऑफ स्पीच वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. मोर देन 100 फिगर्स ऑफ स्पीच एग्जिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर overall. So more than 100 of figures of speech we are having, but we will read and we will learn only the important one. Okay. Some important figures of speech कौन कौन से हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए. आपका है simile, metaphor, personification, onomatopoeia, hyperbole, oxymoron, like this. So we will read these. Simile is the first one, then metaphor, then personification, then hyperbole, alliteration, repetition, onomatopoeia, oxymoron, irony, anaphora and enjambment. हम इस अपनी वीडियो में इतने ही आपके फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सिमिली. व्हाट इज सिमिली? सिमिली क्या होता है? सिमिली का मतलब होता है व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स. हम कोई भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है. देयर इज अ कंपैरिजन. कंपैरिजन किसे कहते हैं? तुलना करने को. तो जब हम किसी की तुलना करते हैं किसी भी दूसरी चीज से, तो हम वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं? सिमिली. लेकिन सिमिली में एक शर्त होती है. वो शर्त क्या है? वो शर्त होती है कि आपके कंपैरिजन में जब आप कंपेयर करोगे किन्हीं दो चीजों को, तो आप या तो लाइक वर्ड यूज करोगे या फिर एज वर्ड यूज करोगे. तो ऐसी सेंटेंसेस जिसमें आपको कंपैरिजन भी दिखे और उसके अंदर लाइक या एज वर्ड दिखे, उसे हम कहते हैं सिमिली. जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी इज एज ब्रेव एज अ लायन. वो इतना ज्यादा बहादुर है जितना कि एक शेर. तो हमारा लायन जो है वो ब्रेवरी के लिए जाना जाता है. और हम यहाँ पर एक लड़की को, शी को कंपेयर कर रहे हैं एक लायन से. और हमने कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए? एज. कैन यू सी द वर्ड एज हियर? In the same way, see the next example. She is as gentle as a dove. Dove, can you see this bird? ये dove कहलाती है. तो वो इतनी gentle है जितनी कि एक चिड़िया जो ये dove है. He runs like the wind. वो इतना तेज दौड़ता है जितना कि हवा. अब कोई हवा से तेज थोड़ी ना दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ही का विंड से. और हमने यहाँ वर्ड यूज किया है like. So here it is simile. The night was as dark as कोल. इतनी अंधेरी रात थी जैसे कि कोल. कोल मतलब कोयला. कोयला कितना काला होता है, तो इतनी ही अंधेरी रात थी. और हमने कंपेयर करने के लिए नाइट को कोल से वी हैव यूज्ड द वर्ड एज. ओके. नाउ द लास्ट एग्जांपल. हर स्माइल शाइन्स लाइक द सन. उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कुराहट है, वो कैसी है? बिल्कुल सूरज की तरह है. सूरज चमकता है, इसी तरीके से उसकी स्माइल भी चमकती है. तो दैट इज like. So can you see the examples here? These are all the examples of simile. Now let's move on to the next figure of speech. The next one is metaphor.
मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, याद रखिए मेटाफर भी बिल्कुल सिमिली की तरह होता है। इसमें भी हम किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, बट एक इसमें क्या बात होती है कि इसमें हम कंपैरिजन के लिए ना तो लाइक वर्ड यूज करते हैं ना ही एज वर्ड यूज करते हैं। तो क्या करते हैं फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि हमने कहा टाइम इज अ थीफ, हमने टाइम को एक चोर से कंपेयर किया, कंपैरिजन किया, लेकिन हमने ना तो लाइक वर्ड यूज किया ना ही एज वर्ड यूज किया। इन द सेम वे द नेक्स्ट वन इज द क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम ऐसा था जैसे कि चिड़ियाघर, तो हमने क्लासरूम को एक जू से कंपेयर किया, बट वी हैव नॉट यूज द वर्ड लाइक एंड एज। हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, मेरी उसकी जो आवाज है वो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, कानों को सुनाई देती है जैसे कि म्यूजिक। तो वी आर कंपेयरिंग हर वॉइस विद द म्यूजिक टू माई ईयर्स। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, अब ये जो दुनिया है ये एक स्टेज की तरह है। ये हमारा 9th में एक पोएम थी, एक पोइट्री थी, अगर आपको याद होगी, तो वहां पर ये लाइन आई थी, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो ये दुनिया जो है इसमें हर एक इंसान आता है, जन्म लेता है, अपना किरदार निभाता है और चला जाता है। तो इन द सेम वे ये दुनिया हर एक इंसान के लिए क्या है, एक स्टेज है। तो वी आर कंपेयरिंग द वर्ल्ड विद द स्टेज, लेकिन हमने कोई वर्ड यहाँ पर लाइक या एज वर्ड यूज नहीं किया है। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, कहते हैं ना कितना पत्थर दिल इंसान है, तो उस इंसान के दिल को एक स्टोन से कंपेयर किया है हमने। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, मेटाफर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसी क्वालिटीज दे दें जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग में होती हैं, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये पेन जो है वो मुझसे कहता है कि तुम कितना काम मुझसे करवाते हो, तो मैं अब ये पेन बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी बोलने की। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, सी गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू द नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल देखिए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब जो विंड है क्या वो फुसफुसा सकती है, क्या वो हल्के हल्के धीमे धीमे बात कर सकती है? तो उसे हम कहते हैं विस्पर्ड। तो विंड जो है विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, वो कहाँ से विस्पर करती हुई गई? थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के बीच से। तो यहाँ विंड को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी विस्परिंग की, विस्पर्ड। द सन स्माइल एट अस इन द मॉर्निंग, तो सन को स्माइल कह दिया। क्या सन स्माइल कर सकता है? स्माइल तो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सन को, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसे हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी स्माइल की। तो वहां पर भी क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। द लीव्स डांस्ड इन द एयर, क्या लीव्स डांस कर सकती हैं हवा में? नहीं कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लीव्स को क्या कर दिया हमने? एक डांसिंग यानी कि एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी डांस की। तो दैट इज अगेन द पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स नॉडेड देयर हेड्स। नॉड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉड? नॉड मीन्स हाँ में सर हिलाना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फ्लावर्स को हाँ में सर हिलाने वाली क्वालिटी दे दी, यानी जो एक ह्यूमन बीइंग की होती है। अगेन हियर इट इज पर्सोनिफिकेशन। द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड लाउडली। अब अलार्म क्लॉक तो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन स्क्रीम कहते हैं चीखने को, चिल्लाने को। तो क्या वो चीख चिल्ला सकता है? लेकिन नहीं, अलार्म क्लॉक को उसका जो साउंड है उसको स्क्रीमिंग का नाम दे दिया, एंड अगेन इट इज पर्सोनिफिकेशन। आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब क्या होता है? हाइपरबोली का मतलब होता है किसी भी बात को एग्जैजरेट करके कहना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के कहना। अरे मैंने तो तुम्हारी याद में रोते रोते टब भर दिए। अब कोई इंसान इतना रो सकता है कि एक टब भर जाए उसके आंसुओं से? नहीं ना। तो उसे हम कहते हैं हाइपरबोली, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसे हम बोलेंगे हाइपरबोली। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू 1000 times, मैंने तुम्हें हजारों बार बताई ये बात, फिर भी तुम नहीं सुनते। अब काउंटिंग करके अगर हम देखें तो हम कोई भी बात 1000 बार तो नहीं बोलेंगे ना, लेकिन हजारों बार बोलने का मतलब क्या है कि आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग 1000 times, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार बताइए। तो इसको हमने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ। कोई इंसान एक हॉर्स खा सकता है? नहीं खा सकता है, बट इसको एग्जैजरेट करके बताया गया है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि मैं कितना भूखा हूं। शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स,
वो इतना रोई कि उसने नदियां बहा दी। अरे मेरी बेटी तो इतना रोई मैगी के लिए कि रो रो के उसने नदियां बहा दी। अब क्या कोई इंसान इतना रो सकता है कि नदियां बह जाए? या लड़ाई में खून की नदियां बह गई, तो खून की नदियां बह सकती हैं? नहीं बह सकती। नदी में खून जाके मिल सकता है, ब्लड जाके उसे उसे मिल सकता है, लेकिन खून की नदियां बहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो एग्जैजरेट करके हमने बताया, कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बताई, ठीक है, उसे हम बोलेंगे हाइपरबोली। दिस बैग वेज अ टन। टन तो बहुत ज्यादा होता है, तो कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि बैग बहुत ज्यादा भारी है। He ran faster than lightning. लाइटनिंग किसे कहते हैं? लाइटनिंग का मतलब होता है तो बिजली चमकती है आसमान में, ठीक है ना। देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है लाइटिंग, एक होता है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग जो होता है वो बिजली होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने दिवाली पे लाइटनिंग की थी अपने घर में, दैट इज रॉन्ग। लाइटनिंग वर्ड नहीं होता, लाइटनिंग तो होती है जो आसमान में बिजली चमकती है, ठीक है। और लाइटिंग होती है जब हम घर को अपने सजाते हैं लाइट से, बहुत ज्यादा लाइट्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइटिंग। तो यहाँ पर क्या चीज बढ़ा चढ़ा के बोली है कि वो इतना तेज दौड़ता है जैसे कि बिजली चमक के और चली जाती है। तो दैट मीन्स अगेन वी हैव एग्जैजरेटेड द थिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो सेम साउंड करे, ठीक है। एक ही लाइन में कई सारे वर्ड्स आए जो जिसके स्टार्टिंग लेटर्स जो है वो सेम हो, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। जैसे कि repetition of the same starting sound. For example, Peter picked a peck of pickled peppers. Can you see the sound P here? P, 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 P. That means P is again and again coming with is the first letter of each word. So Peter ka P, again picked ka P, peck ka P and pickled ka P and then again P आपका peppers का P. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि P साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है इन डिफरेंट वर्ड्स, तो उसे हम कहेंगे एलिट्रेशन। इन द सेम वे देखिए आपने एक टंग ट्विस्टर सुना भी होगा, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अगेन स स स स स। आई हैव हाइलाइटेड द लेटर्स हियर एस एस, लेकिन शर्त यही है कि हर एक वर्ड का जहां पर भी आपको स साउंड आ रही है उसका फर्स्ट लेटर ही आपका होना चाहिए रिपीट, ठीक है। बिग ब्राउन बेयर सैट ऑन द बेंच। अगेन ब ब ब ब। लेजी लायंस लव लाइंग इन द सन। तो लेजी का एल, लायंस का एल, लव का एल एंड अगेन लाइंग का एल। तो कैन यू सी द वर्ड द लेटर एल हियर which is repeated again and again, okay, which is repeated here. Cold coffee cooled quickly. Again C C and C. So here it is called alliteration. I hope you got it, है ना, समझ में आ रहा है ना सबके कि हम किस चीज के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं। I have highlighted the letters of each word which is repeated, okay. Now see the next one. The next is repetition. What is repetition here? Repetition में अलग ही चीज होती है। repetition में हम पूरे पूरे words repeat करते हैं। यहाँ पर भी हमने first letter highlight किए थे यहाँ, लेकिन repetition में क्या होगा? You will get the words which is repeated in the same sentence. Like repetition is a figure of speech in which a word or phrase is repeated to make the idea stronger, क्लियरर और मोर मेमोरेबल। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेन रेन गो अवे। कैन यू सी द वर्ड रेन? पूरा का पूरा वर्ड ही दोबारा से आया है यहाँ पर, इट इज रिपीटेड हियर। तो रेन रेन गो अवे, तो रेन एंड रेन दैट मीन्स रिपीटिशन, पूरा पूरा वर्ड रिपीट हो गया। He was very very happy. Again very is here repeated again. So I want justice, justice, justice. मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। तो justice, can you see the word justice here? It is repeated. Alone, alone I walked in the dark. Alone is repeated here. पूरा पूरा word repeat हो रहा है। We will work and work until we succeed. हम काम करेंगे करेंगे, कब तक करेंगे? जब तक कि हम सक्सेसफुल ना हो जाए, until we succeed. तो here you can see the word वर्क। वर्क देखिए दो बार आया, जरूरी नहीं एक साथ ही आएगा, बट एक ही सेंटेंस में दो बार आया, रिपीट हुआ है, दैट मीन्स इट इज अगेन रेपिटेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड। जहां पर भी आपको किसी चीज की साउंड नजर आएगी, मैंने क्लैप करा तो ये जो क्लैप साउंड है ना, तो ये क्या है? दैट इज, ये क्लैप साउंड जो आपने सुनी है अभी, दैट इज अगेन ओनोमेटोपिया।
द बीज बज्ड, देखिए जो बीज जो मधुमक्खी होती है इसकी जो भिनभिनाहट की साउंड होती है बज्ड, ठीक है, दैट इज अराउंड द फ्लावर्स, सो दैट इज अगेन ओनोमेटोपिया। तो जहां जहां आपको साउंड आएगी किसी भी चीज की उसे हम कहेंगे ओनोमेटोपिया। द क्लॉक वेंट टिक टॉक ऑल नाइट, जैसे आपने क्लॉक पे देखा होगा उसमें आवाज आती रहती है टिक 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 टिक, तो वो जो टिक टॉक साउंड होती है वो साउंड आपको जो आ रही है उसे भी हम बोलेंगे ओनोमेटोपिया। तो द क्लॉक वेंट टिक टॉक, तो टिक टॉक साउंड इज ओनोमेटोपिया। द डोर क्रीक्ड ओपन स्लोली, आपने देखा होगा कि जो दरवाजे की आवाज़ होती है खुलने की या बंद करने की, या हॉन्टेड मूवीज़ में आपने देखा होगा क्लॉक को उसे डोर को दिखाते हैं कैसे वो खुल रहा है ना कर करके, तो वो क्रीक्ड साउंड जो है दैट इज ओनोमेटोपिया। द बलून पॉप्ड सडनली, बलून एकदम से फट जाता है तो उसकी जब आवाज़ आती है उसे हम बोलते हैं, पॉपिंग साउंड को बोलते हैं ओनोमेटोपिया। द थंडर बूम्ड लाउडली, थंडर जो है यानी कि जो बिजली की चमकने की या गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उसे हम बोलते हैं बूम, तो दैट इज ओनोमेटोपिया। आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, टू ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो एक ही सेंटेंस में आपको एक साथ दिखाई देते हैं, टू ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग का मतलब क्या होता है बहुत तेज़ शोर शराबा कि इंसान को बहरा कर दे, इतना ज़्यादा तेज़ शोर, और साइलेंस का मतलब बिल्कुल खामोशी। तो टू ऑपोजिट वर्ड्स होगा डेफनिंग साइलेंस। लिविंग मीन्स जिंदा, डेड मीन्स मरा हुआ, तो लिविंग डेड एक साथ जब आएंगे दो ऑपोजिट वर्ड्स तो दैट इज ऑक्सीमोरॉन। बिटर स्वीट मेमोरी, खट्टी मीठी यादें, तो दो ऑपोजिट वर्ड्स आपके बिटर और स्वीट एक साथ आ रहे हैं तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। सीरियसली फनी, फनी तो बहुत मजाकिया हो गया और सीरियसली बिल्कुल सीरियस, तो सीरियसली फनी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरॉन। क्लियरली कंफ्यूज, क्लियर भी है और कंफ्यूज भी है, तो क्लियरली कंफ्यूज होगा आपका ऑक्सीमोरॉन। नाउ द नेक्स्ट वन इज आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाए उसे हम कहते हैं आयरनी, जिसको हम मजाकिया तौर पे भी कह देते हैं अच्छा ऐसा 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 तो होता नहीं है। तो यानी कि जब हम कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं और उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड इट्स आयरनी। जैसे कि आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड और सेड एक्चुअली हैपेंस। इट ऑफन क्रिएट्स ह्यूमर, सरप्राइज और अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो जब हम कोई मजाक में कोई बात कह देते हैं या फिर आपका एक्साइटमेंट में कुछ बोल देते हैं या सरप्राइज होकर अच्छा, तो वहां पर भी क्या होता है एक आयरनी होती है। आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। फायर स्टेशन किसके लिए फेमस है, भाई आग बुझाने के लिए, और पता चलता है कि फायर स्टेशन में ही आग लग जाए, तो एक आयरनी हो गई ना कि फायर स्टेशन में तो हम सोच भी नहीं सकते कि आग लग सकती है क्योंकि वो तो आग बुझाता है, तो दैट इज आयरनी। पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, अब भाई लोग अपने अपनी चोरी की और डकैती की जो रिपोर्ट्स है कहाँ लिखवाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन, और पता चलता है लो पुलिस स्टेशन में ही डाका पड़ गया, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। ओके, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जम्प्स अ रेड लाइट। ट्रैफिक पुलिस किसके लिए मानी जाती है कि भाई वो रूल्स और रेगुलेशन, ट्रैफिक रूल्स लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और यहाँ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ही रेड लाइट को जंप करके चला जाए, तो दैट इज द आयरनी। द डॉक्टर फॉल्स, कहते हैं अरे डॉक्टर होके भी तुम बीमार हो, तो डॉक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, लेकिन उनके लिए भी एक ह्यूमर की तरीके से बोला जाता है अच्छा आप भी बीमार पड़ सकते हो, तो द डॉक्टर फॉल्स इल। अ रेन फोरकास्ट इज फॉलोड बाय अ ड्राई डे। फोरकास्ट मतलब जो आपका मौसम की पहले से जानकारी दे देते हैं वो फोरकास्ट कहलाता है। तो अगर बारिश की फोरकास्ट है और उस दिन सूखा हो जाए दैट इज द आयरनी। ओके, आई होप यू गॉट इट कि आयरनी किसे कहते हैं, एक्सपेक्ट कुछ करते हैं होता उसका ऑपोजिट है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। ओके, द नेक्स्ट वन इज एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, जब हम किसी को किसी भी बात के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए या किसी भी चीज़ को रिदम देने के लिए, एक अच्छी सी रिदम, एक अच्छी सी साउंड देने के लिए, ठीक है, या फिर हम किसी भी क्लॉज को, किसी भी सेंटेंस को रिपीट करते हैं फर्स्ट हाफ में, देन सेकेंड हाफ में, देन थर्ड हाफ में वही वर्ड्स रिपीट होते चले जाते हैं, उसे हम एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, जैसे एनाफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वर्ड और फ्रेज इज repeated at the beginning of successive sentences or clause to give emphasis and rhythm. जैसे कि I want freedom, I want peace, I want happiness। देखिए एक सेंटेंस के तीन पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में आपका रिपीट हो रहा है I want, I want, I want। तो यहाँ क्या है एनाफोरा।
तो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स, वी शैल फाइट इन द स्ट्रीट्स। तो वी शैल फाइट इन द जो है वो आपका फर्स्ट हाफ में भी रिपीट हुआ है और सेकेंड में भी। एवरी डे आई स्टडी, एवरी डे आई प्रैक्टिस, एवरी डे आई इम्प्रूव। दिस इज आवर होम, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर प्राइड। तो जहाँ ये वर्ड्स पूरे पूरे रिपीट हो रहे हैं, जस्ट टू गिव द रिदम, एक अच्छी सी रिदम देने के लिए या फिर उसे एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि उस पे आप ज्यादा जोर दे रहे हैं कि दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है, दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है, दिस इज आवर प्राइड, ये हमारा गर्व है। तो जो हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक अच्छा सा रिदम दे रहे हैं, वो एनाफोरा कहलाता है। शी वॉज टायर्ड, शी वॉज एंग्री, शी वॉज अपसेट। तो देखिए शी वॉज, तो यहाँ आपके क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा। नाउ द लास्ट वन इज एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब क्या होता है? एंजायमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लाइंस आपकी आती हैं आपकी पोइट्री में, लेकिन वहाँ उन 2-3 लाइंस में कहीं पर भी आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच में आपको फुल स्टॉप, कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन मार्क नज़र नहीं आता, तो वो कहलाता है आपका एंजायमेंट। देखिए जैसे कि The little bird flew across the sky looking for a place to rest। अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस जो है यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था, बट यहाँ खत्म ना होके वो कंटिन्यू हुआ है नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप कुछ भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कहलाता है आपका एंजायमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी ओपन्ड द बुक एंड बिगेन टू रीड हर फेवरेट स्टोरी। तो देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इन द फर्स्ट लाइन, और वही लाइन जो है कंटिन्यू हो रही है इन द सेकेंड लाइन, और यहाँ आपका लास्ट में फुल स्टॉप दिखाई देगा। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस आपकी यूज़ होती हैं, किसी भी पोइट्री में दिखाई देती हैं और उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एंजायमेंट। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, द बॉय रैन फास्ट थ्रू द फील्ड टू कैच द मूविंग काइट। इसमें भी देखिए यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, दैट्स व्हाई हियर इट इज एंजायमेंट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आया, फिगर ऑफ स्पीच आपके आज बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।